अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह उल अज़ीज़ सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स को स्टार्ट लेते हैं यूनिट नंबर 20 से। और यूनिट नंबर 20 जो है वो है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, और हमारे पास उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है RL सीरीज़ सर्किट, RC सीरीज़ AC सर्किट, मोशनल EMF, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस। या हम वन बाई वन इंशाल्लाह इनको कंप्लीट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक की डेफिनेशन करेंगे कि इस टॉपिक की डेफिनेशन क्या है। इस टॉपिक के लफ्ज़ के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। जो पहला लफ्ज़ है आर से मुराद है रेजिस्टेंस है, और दूसरी जो चीज़ है आपके पास वो है आपके पास इंडक्टर। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि हमारे पास हम एक एसी सोर्स, आगे उसने लिखा हुआ है एसी सोर्स लेना है, अल्टरनेटिंग करंट है। एन एसी सर्किट in which resistor and inductor are connected in series is called RL सीरीज AC सर्किट। इस डेफिनेशन के अंदर वो वाज़े तौर पे बता रहा है कि यहाँ पर इस सर्किट में एक चीज़ कनेक्ट होगी रेजिस्टर और एक चीज़ कनेक्ट होगी इंडक्टर। ऐसा सर्किट जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हों, रेजिस्टर और इंडक्टर, उस सर्किट को हम कहते हैं RL सीरीज AC सर्किट। अब हम इसकी डायग्राम को शो करते हैं कि इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। डायग्राम में अब उसने ये कह दिया कि AC सोर्स लेना है, तो AC सोर्स का जो सिंबल है, AC सोर्स हमने लेना है। ये आपके पास एक AC सोर्स है। AC सोर्स का सिंबल इस तरह होता है कि इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह इसका AC सोर्स। यहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्टेड है और यहाँ पर आपके पास एक इंडक्टर कनेक्टेड है। ये आपके पास इसकी डायग्राम है। ये जो वोल्टेज है इसको हम कहते हैं VRMS, और जो करंट इसमें से पास हो रहा है सर्किट में से, इसको आप कहते हैं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इस करंट को हम कह देते हैं ये IRMS है। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं R के साथ, और इंडक्टर को हम डिनोट करते हैं L के साथ। और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको मैं कह देता हूँ VR है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मैं कह देता हूँ VL है। और फिर करंट इन दोनों में से पास होके IRMS पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। वही बात जो हमने डेफिनेशन में की है वो हमने सर्किट डायग्राम में बताई है कि हमने एक ऐसा सर्किट लिया है जिसके अंदर एक AC वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टर कनेक्टेड है और एक इंडक्टर कनेक्टेड है, और दोनों आपस में सीरीज में है, और करंट पास हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और करंट की हमने डायरेक्शन भी बता दी कि वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है RL और RC सीरीज AC सर्किट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वोल्टेज और करंट का रिलेशन फाइंड करना है। अगर ये रिलेशन फाइंड कर लिया जाए तो फिर ये टॉपिक बहुत आसान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो हम फाइंड करते हैं वोल्टेज और करंट का रिलेशन। टू फाइंड the relation between voltage and current। अच्छा, सबसे पहले हम रेजिस्टर को कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट प्योर जो रेजिस्टिव सर्किट है उसकी जब हमने करंट और वोल्टेज की हमने वेव फॉर्म देखी, तो करंट और वोल्टेज की जो वेव फॉर्म थी वो कुछ इस तरह थी।
मैं कहता हूँ ये हमारे पास करंट की वेव फॉर्म बनी थी, और ये वाली जो वेव फॉर्म है ये आपके पास बनी हुई है वोल्टेज की। ब्लैक से जो ब्लैक मार्कर से जो बनाई गई है वो वोल्टेज की वेव फॉर्म है, और जो ब्लू से हमारे बनाई गई है वो आपके पास करंट की वेव फॉर्म है। अब देखें, जहां से करंट स्टार्ट हो रहा है वहीं से वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज भी जीरो पे है और करंट भी जीरो पे है। मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं, हम कह सकते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट जो है वो आर इन फेज हैं। मतलब ये है कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पे एंड भी हो रहे हैं, ये दोनों इन फेज हैं। अगर शर्त है, लेकिन शर्त ये है कि अगर सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, कोई और चीज उसमें कनेक्टेड ना हो, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो, अगर आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि वोल्टेज एंड करंट इन आर एल सीरीज एसी सर्किट, तो आप कह सकते हैं कि इन फेज होंगे, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे और एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे हैं। और इनकी अगर हम वेक्टर डायग्राम भी बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी वेक्टर डायग्राम बनाएं प्योर एसी रेजिस्टिव सर्किट की आर एल वेक्टर डायग्राम अगर हम इसकी शो करें, तो वेक्टर डायग्राम के अंदर हम कहते हैं कि रेजिस्टर और मतलब करंट और वोल्टेज की जो डायग्राम है वो बिल्कुल इन फेज है। ये आपके पास करंट है, इन फेज तब भी होगी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। और ये आपके पास जो डायग्राम बन रही है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वी आर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है, ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो दोनों, लेकिन शर्त जरूरी है कि आपका जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसके अंदर दोनों इन फेज होंगे। अब हम जरा हम अगर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ रेजिस्टर तो नहीं लगा हुआ, इसमें तो इंडक्टर भी लगा हुआ है। जब इंडक्टर भी लगा हुआ है तो अब हम साथ में इंडक्टर को भी डिस्कस करते हैं कि इंडक्टर की वेव फॉर्म फिर क्या थी इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। अगर हम प्योर इंडक्टर सर्किट की बात करते हैं तो वहां पर ऑब्जर्व किया गया, वहां पर देखा गया कि जब करंट जीरो था, जब करंट जीरो पे था, तो चेक किया गया कि वहां पर जो वोल्टेज थी वो मैक्सिमम थी। वहां पर जो वोल्टेज थी, ये वोल्टेज है हमारे पास, जब करंट जीरो पे था, करंट जीरो पे है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर देखा गया कि जो वोल्टेज है इंडक्टर सर्किट में वो मैक्सिमम अपने पॉइंट पे है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर, अगर यहां पर हम एक फिजिक्स की टर्म में हम कहें कि वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री, ने मैक्सिमम पॉइंट पे था कि वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री के साथ। या हम इसी इस्तेलाह को दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं कि करंट लैगिंग द वोल्टेज, करंट लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, करंट पीछे रह रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री से। या आप इस तरह लिख दें कि वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे जा रहा है करंट से, या आप ये लिख दें करंट पीछे जा रहा है बाय 90 डिग्री। तो अब हम इसकी अगर वेक्टर डायग्राम बनाएं तो इसकी वेक्टर डायग्राम क्या बनेगी? वेक्टर डायग्राम अगर हम इसकी वेक्टर डायग्राम बनाएं तो वेक्टर डायग्राम में देखें करंट की तो वही सेम है कि करंट इन फेज है, करंट का तो कोई इशू नहीं है, करंट उसी डायरेक्शन में, तो करंट ये है। लेकिन पहले जो था वी आर वो इसी के साथ दोनों इन फेज थे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इन फेज थे। लेकिन अगर हम अब इंडक्टर सर्किट में देखें तो मैं इसी वी आर को अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दूं, इसी वी आर को, आप इस वी आर को देखें यहां पर, तो इसको अगर मैं इस तरह यहां पर सीधा इस तरह ड्रा कर दूं इंडक्टर सर्किट में, क्योंकि हमने कहा है वो 90 डिग्री है, तो देखें ये आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंडक्टर सर्किट है उसमें जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है बाई 90 डिग्री। ये इसकी वेक्टर डायग्राम है इंडक्टर सर्किट की। अब हम अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें
इन दोनों डायग्राम्स को अगर हम कंबाइन कर दें, तो हम अगर दोनों डायग्राम्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन बोथ resistor and capacitors and inductor vector diagrams, अब हम अगर इन दोनों को कंबाइन करें, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो देखें करंट की, यहां से ज़रा चीज़ों को समझना है ज़रा ध्यान से कि देखें करंट की डायरेक्शन ये है, यहां पर भी करंट की डायरेक्शन यही है, मतलब करंट की डायरेक्शन दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं हो रही, करंट एक्स एक्सिस पे ही है, करंट इसी पे है। तो करंट और इसमें देखें करंट और वी आर, अगर मैं इन दोनों को यहां पर लिखूं तो मेरे पास जो डायग्राम बन जाएगी वो ये बन जाएगी कि ये मेरे पास करंट और ये वाला जो वी आर है, आप कह दें कि ये यहां तक इसका वी आर, क्योंकि वो भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट को हम कंबाइंड डायग्राम में शो कर रहे हैं। करंट दोनों का सेम है, आप इसकी डायरेक्शन देखें रेजिस्टिव सर्किट की और आप इंडक्टर सर्किट की डायरेक्शन देखें करंट की, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो मैंने दोनों को एक ही जगह पे लिख दिया। और साथ में वी आर जो था रेजिस्टिव सर्किट का, वो भी उनकी डायरेक्शन में है, तो ये वी आर वाला वेक्टर है। सिर्फ वी एल इस तरफ है, तो हम कह देते हैं जी कि वी एल का जो वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वी एल ये हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि ये हमने इन दोनों की जो डायग्राम थी उसको हमने कंबाइन कर दिया। लेकिन अब हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हमने वेक्टर सब कुछ लिया है, हम यहाँ पर आते हैं तो हम इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखते हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें हमने इन दोनों के अक्रॉस तो निकाल, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो इन दोनों का रिलेशन चाहिए, ये वाला जो वोल्टेज है, क्योंकि वी आर एम एस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी इसने दिए हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी इसका है, इन दोनों का अगर सम करें तो ये वाला वोल्टेज बनता है, क्योंकि मेन ये है इसने देना है, तो हमने इसके अक्रॉस जो है वो जो रिलेशन है वो फाइंड करना है। तो अब हम अगर इसको ड्रा करें तो ये कहाँ पे होगा, देखें ये वी आर है, ये आपके पास वी आर है और ये आपके पास वी एल है। तो सर्किट डायग्राम में भी ये शो है, अगर हम इन दोनों का सम लें तो वेक्टर सम क्या होता है, अगर हम इन दोनों का सम लें तो इन दोनों का सम ये हो जाएगा, इसको मैं कह देता हूं ये वी आर एम एस है। अगर आपको ये चीज भी यहां पर थोड़ी अगर कंफ्यूजन लगे कि ये इसका सम है, आप इस वेक्टर को थोड़ी देर के लिए उठा के, बात बिल्कुल वही है, इसी वेक्टर को आप उठा के अगर आप यहां पर प्लेस कर देते हैं तो ये आपके पास वही वेक्टर है वी एल वाला जो यहाँ पे था परपेंडिकुलर, और इन दोनों का अगर आप वेक्टर सम ले लें, वी आर और वी एल का वेक्टर सम लें तो वो रिजल्टेंट बनता है। तो रिजल्टेंट आपको पता है कैसे ड्रा करते हैं, ये आपके पास वी आर एम एस और यहाँ पे आप एंगल थीटा है। अब देखें ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, सिंपल सी बात है, ये उसकी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। जब हमने दोनों वेक्टर डायग्राम लिए हैं, जब यहाँ पर भी वेक्टर डायग्राम ली गई है, यहाँ पर भी वेक्टर डायग्राम ली गई है, तो हम उसका सम भी वेक्टर फॉर्म में लेंगे। हमें पता है कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, हेड टू टेल रूल से, पहले के हेड पे दूसरी की टेल मिल रही है। और रिजल्टेंट कैसे ड्रा किया जाता है, रिजल्टेंट ड्रा किया जाता है कि पहले वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड मिलाया जाए तो ये आपके पास रिजल्टेंट ड्रा हो जाता है। और हमारे पास रिजल्टेंट अगर इसको मिलाओ वी एल प्लस वी आर तो वी आर एम एस बनता है। वो सर्किट डायग्राम में मैंने बता दिया है कि वो कैसे है, क्योंकि ये वाली वो वोल्टेज है जो इसी भी दे रही है वोल्टेज, इसी भी दे रही है, इसको अगर ऐड करें तो ये बन जाती है। तो अब अगर हम थोड़ी देर के लिए, हम यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी साथ में सॉल्व करेंगे कि अगर हम थोड़ी देर के लिए, ये करंट का वेक्टर है वी आर वी एल, अगर हम थोड़ी देर के लिए इनको हटा दें, सिर्फ करंट का वेक्टर रखें, हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाला करंट का वेक्टर है, अगर हम इन दोनों को हटा दें तो हमारे पास ये वाला वी आर एम एस का वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। अब देखें वी आर एम एस का जो वेक्टर है वो करंट से नीचे आ रहा है, नहीं वो करंट से ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि अगर हम वी एल और वी आर को जरा एक मिनट के लिए हटा भी दें तब भी जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है,
वो करंट से ऊपर की तरफ है, तो मतलब यह है कि वोल्टेज लीड कर। लेकिन अब अगर ये डायग्राम बनी हुई आ जाती है, आपसे पूछा जाता है, तो सिंपल सी बात यह है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि वोल्टेज लीड तो कर रहा है लेकिन 90 डिग्री से अब लीड नहीं कर रहा। 90 डिग्री होता तो बिल्कुल सीधा इस तरह का वेक्टर बनता, लेकिन अब यह है कि अब आपके पास ये लीड कर रहा है लेकिन सम एंगल थीटा के साथ। ये बात ध्यान में रखना है। अगर ये डायग्राम इस तरह आ जाए, ये शो कर रही है, अगर ये VRMS इधर बनता, इस तरफ बनता, तो हम कहते हैं कि ये करंट से नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये करंट है और ये VRMS है। इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अगर आप रिमूव कर दें तो देखें VRMS करंट से ऊपर बन रहा है लेकिन 90 डिग्री पे नहीं बन रहा, एंगल थीटा पे बन रहा है। तो अगर तो MCQs में आप ये कह सकते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि जो वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड द करंट। अब आप ये नहीं कह सकते कि बाय 90 डिग्री वोल्टेज लीड द करंट बाय थीटा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। देखें ये 0 और 90 बिल्कुल सीधा बनेगा। अगर आप यहां पे ड्रा करें 90 बिल्कुल सीधा है तो ये 0 है, तो 0 से 90 डिग्री के दरमियान में है, इन बिटवीन है। आप ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और थीटा 0 और 90 के दरमियान में होगा। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है इस डायग्राम से। अब हम चलते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सर्किट की वो ये है कि आपने इम्पीडेंस निकालनी है। अब इम्पीडेंस जब हमने फाइंड करनी है तो हम इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। अब इम्पीडेंस सबसे पहले होती क्या है? इम्पीडेंस हमारे सर्किट में दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो अब हम ये समझते हैं कि सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस होती है। जो भी सर्किट के अंदर डिवाइस लगी होती है उसके अक्रॉस उसकी कुछ ना कुछ अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह जो VL है, इसकी अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो VL की एक रेजिस्टेंस होती है इंडक्टर की, उसे हम शो करते हैं XL के साथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, इसको हम इसके साथ शो करते हैं। और जो रेजिस्टेंस की होती है उसे हम R के साथ ही शो करते हैं। तो जिस तरह कैपेसिटर अगर किसी भी सर्किट के अंदर लगा हो तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो XC होती है कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो इसी तरह इंडक्टर की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। बेशक इंडक्टर का काम एनर्जी स्टोर करना है लेकिन कुछ ना कुछ इसकी भी रेजिस्टेंस होगी। इंपीडेंस किसे कहते हैं? सर्किट के अंदर दो चीजें लगी हैं, इसकी अपोजिशन और इसकी अपोजिशन, कंबाइन अपोजिशन इफेक्ट को हम कहते हैं इंपीडेंस। कंबाइन अपोजिशन combine opposition in the circuit is called impedance। अब इसको डिनोट किससे किया जाता है? यहीं से इस टॉपिक की जो मेन चीज़ है वो शुरू होगी, आपने जो फाइंड करके देनी है। इम्पीडेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z के साथ। इम्पीडेंस को कैपिटल Z के साथ डिनोट किया जाता है। अब हम इसी चीज़ को हम लेकर चलेंगे, इसी डायग्राम को हम लेकर चलेंगे। तो हम इसको देखें, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं उस डायग्राम को एक दफ़ा यहाँ पर फिर बना देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। डायग्राम ये बनेगी कि आपके पास ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास VR है, ये वाला जो सर्किट है ये मेरे पास है VL है, और ये वाली जो है ये हमारे पास है VRMS। अब हमारे पास क्या है जी? पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास होगा, ये हमने अब इस पे अप्लाई करना है। तो हमारा अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास हमें मालूम है क्या है? VRMS। तो VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? बेस है हमारे पास VR है, तो हम यहाँ पर कर देंगे VR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास VL है तो VL का स्क्वायर। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फार्मूला क्या है जी?
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अब हम इसी डायग्राम की मदद से जहाँ जहाँ पे वी आर है, आई और रजिस्टर की कैपेसिटी जो रेजिस्टेंस होती है वो भी आर होती है, आगे वी आई और एल, एल की जो इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है मैंने आपको बताई है एक्सएल होती है, तो आई एक्सएल। आगे हम वहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, आगे और डेरिवेशंस को हम सॉल्व करते हैं इसी से आगे। देखें जी, अब हम पुट करते हैं, हमारे पास जो फार्मूला था वो यही है कि वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने कहा जी हम यहाँ पर अब इसको मैं वी आर एम एस ही लिखता हूँ, वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस होती है वो रजिस्टर की वो आर ही होती है, आई आर स्क्वायर प्लस वी आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एल की जो रेजिस्टेंस होती है वो एक्सएल, एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसी को अब हम कहते हैं कि वी आर एम एस जो है, वी आर एम एस तो वो टोटल वोल्टेज है जो दोनों को दे रहा है, वी आर को भी दे रहा है वी एल को भी दे रहा है। तो जब हम वी आर एम एस लेते हैं तो आई आर एम एस लेंगे, जो करंट होगा वो भी रूट मीन स्क्वायर वाला होगा जो आगे मैंने इसमें वेक्टर में ड्रा किया था। आया अब जो इसकी इंपीडेंस होगी ये कंबाइन होगी, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कंबाइन होगी इन दोनों की। तो मैंने आपको बताया जो कंबाइन अपोजिशन होती है उसको हम इंपीडेंस कहते हैं। तो इसकी जगह पे हम ये वाला पुट करेंगे, हम ये कहेंगे आई आर एम एस इंटू जेड, आई आर एम एस इंटू जेड का स्क्वायर, इसको आप ओपन कर दें, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर, इसको भी आप ओपन कर दें, आई स्क्वायर आर एम एस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में आई कॉमन है तो आई बाहर ले लें, आई कॉमन हो गया, अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ये आई स्क्वायर और ये वाला आई स्क्वायर आपस में क्यों। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये आर एम एस है ये आई है, तो एक बात याद रखना है दोनों सीरीज में लगी हुई हैं, ये लफ्ज याद रखना है सीरीज। सीरीज का मतलब ये होता है इन सीरीज करंट सेम रहता है, इन सीरीज सर्किट कोई भी सीरीज सर्किट हो तो उसमें करंट जो होता है वो सेम रहता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये आई आर एम एस था ये आई है तो आपने कैंसिल कर दिया। तो हमने इस टॉपिक के मुतालिक हमने बताया कि सीरीज जो है वो करंट जो है वो आर सेम, करंट सेम रहेगा पूरे सर्किट में। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास इधर रहेगा इम्पीडेंस का स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब अपन रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा और ये वाला दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो ये कैंसिल नहीं होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो आपके पास कंबाइन अपोजिशन आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो फाइनल फार्मूला है इम्पीडेंस ऑफ आर एल सीरीज एसी सर्किट का कि जो हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हम ये कहते हैं कि अब इसी चीज़ को हम एक्स एल को, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि एक्स एल जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा एल की, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसी फार्मूले में, आप अगर इसको पुट करना चाहें तो आप एक्स एल की जगह पे आप ओमेगा एल भी पुट कर सकते हैं। तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ये फाइनल फार्मूला है फॉर इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस का फाइनल फार्मूला है। अब हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे। इम्पीडेंस डायग्राम के लिए ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत मस्ट है, ये आपको आनी चाहिए। अगर इम्पीडेंस डायग्राम, अब हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाते हैं, इम्पीडेंस डायग्राम इम्पीडेंस डायग्राम के लिए मैं ये इक्वेशन दोबारा लिखता हूं, मैं कहता हूं जी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब देखें आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है,
पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक डायग्राम, अगर किसी को डायग्राम बनाने में मसला आ रहा है तो वो ये सारी डेरिवेशन कर लेता है, आगे उसमें इशू आता है, उसको ये इक्वेशन अगर ज़हन में है तो उसे भी पता है कि ये जो मेरे पास है ये हाइपोटेन्यूज है, सिंपल है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है। ये हमारे पास बेस है, ये बेस का स्क्वायर है, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो अगर ये डायग्राम बनाने में मसला आ रहा हो तो ये बहुत इजी सीन है कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आप अपनी डायग्राम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे जी, आपके पास बेस क्या है, आर, वी आर आपकी बेस है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। आपके पास क्या है जी, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास एक्सएल है। आपके पास क्या है जी, रिजल्टेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, जेड है। तो ये आपके पास इम्पीडेंस की डायग्राम बनाई गई, एंगल थीटा है। तो ये आपके पास इम्पीडेंस की डायग्राम बहुत ईजी है। अगर आप यहाँ पर इसका फेज निकालना चाहते हैं, फेज का मतलब होता है एंगल, तो अगर आप फेज निकालना चाहते हैं तो फेज आप ऐसे निकालेंगे, फेज के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होती है वो होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का आप फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशेस बेस, देखें टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है, एक्स एल है, और नीचे क्या है, वी आर है, बेस ये है। तो थीटा को इधर ही रहने दें, ये उधर चला जाएगा, ये टेन इनवर्स हो जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स एल डिवाइडेड बाई वी आर। तो आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्स एल है वो इक्वल होता है ओमेगा एल के। तो आप यहाँ पर ये पुट कर दें कि टेन इनवर्स आ जाएगा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई वी आर। तो ये आपके पास, आप अगर वी आर की जगह पे सिंपल आर भी लिखना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। तो आप फार्मूले को इस तरह भी कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। तो ये आपके पास वो फार्मूला बन जाएगा कि आप इस फार्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं थीटा, जो एंगल है वो निकाल सकते हैं। ये फेज निकालने का है। अब हम थोड़ा सा पावर निकालने के, पावर अगर आपको कही जाए तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि पावर अगर आपको कही जाए तो आपके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है, सिर्फ फार्मूले को डिस्कस करना है कि पावर। तो पावर अगर कहीं पर भी किसी सर्किट की निकालनी हो, आर एल सीरीज एसी सर्किट में, तो पावर का जो सिंपल फार्मूला है P इज इक्वल टू आई वी कॉज ऑफ थीटा। कहीं कहीं पर आपको, कहीं पर बोर्ड में आपको फार्मूला गिवन हो, कोई न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना हो, उसने क्या किया हो, फाई दिया हो, तो आप इसी फार्मूले को ये कर सकते हैं कि आई वी कॉस फाई। तो आप ये कर सकते हैं, देखें आई से मुराद है करंट, वी से मुराद है वोल्टेज, ठीक है। अगर कहाँ जहीं पर मतलब आई ज़ीरो है या वी ज़ीरो है तो ये पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो पावर निकालने का आपके पास ये वाला फार्मूला है। ये था हमारे पास आर एल सीरीज एसी सर्किट। बुक में इस तरह का कोई मतलब इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो यहाँ पर हमने इस एक को पूरे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हमने इसको पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।